नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पर। हम लोग यूपी ट्रिपल एससी के लिए कंप्यूटर जो आपका पूछा जाता है 15 अंकों के 15 क्वेश्चंस, इन्हीं को कर रहे थे। सेट नंबर 1 हम लोगों ने कर लिया था, ये सेट नंबर 2 है और जितने भी नए टॉपिक्स हैं, उन टॉपिक्स को हम लोग कवर करेंगे एमसीक्यूज़ के माध्यम से, ठीक है? चलिए, इससे पहले 2-3 जानकारियाँ आपको दे दूँ। अगर आप यूपी ट्रिपल एससी या किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो इनके बैचेज़ आपको हमारे एप्लीकेशन मिल जाएँगे और अगर आप कंप्यूटर स्पेशल का बैच लेना चाहते हैं या कॉम्बो बैच जिसमें 35 अंक कवर किए जाएँगे, कंप्यूटर और यूपी जीके के, ये बैच भी आपको हमारे एप्लीकेशन में मिल जाएगा। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में दी गई है। तो आप इस लिंक से एप्लीकेशन में जाके बैच से एनरोल कर सकते हो। चलिए, क्वेश्चन नंबर पहले से शुरू करते हैं। सबसे पहला देखो सेट नंबर 2 का कह रहा है कि यदि विषय फील्ड में कुछ भी लिखे बिना ईमेल को भेजने के विकल्प पर क्लिक किया जाए तो निम्नलिखित में से क्या होगा? अच्छा, जो सब्जेक्ट दिया होता है कुछ भी लिखे बिना विषय फील्ड में अगर हम कुछ ना लिखें तो फिर क्या होगा? सबसे पहला ऑप्शन कह रहा है कि मेल नहीं भेजी जाएगी। नहीं, ये गलत है। फिर कह रहा है कि मेल बिना किसी संकेत के भेजी जाएगी। हाँ, ये ठीक है। मेल बिना किसी संकेत के भेज दी जाएगी। अच्छा, आगे क्या कह रहा है? बिना विषय के मेल भेजने के लिए स्क्रीन पर प्रॉम्प्ट दिखाई देगा। बिना किसी प्रॉम्प्ट के, विदाउट एनी प्रॉम्प्ट। डी पार्ट सही होगा इसका। और डी में क्या कह रहा है? स्वचालित रूप से विषय फील्ड भरकर मेल भेजी जाएगी। ऐसा भी नहीं है। अच्छा, यहाँ पर बात हो रही है मेल की। मैंने आपको कंप्यूटर के बैच में कुछ टर्म्स बताए थे। ये टर्म्स आप याद रखना, बार-बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, खास तौर से मैच कराने के लिए। जैसे एक शब्द मैंने लिखा था एमडीए, कुछ याद आ रहा है? एमयूए एक शब्द मैंने आपको बताया था। फिर मैंने आपको एमएसए के बारे में बताया था और मैंने आपको एमपीए और उसके एग्ज़ाम्पल्स के बारे में बताया था। यहाँ से सवाल आपसे पूछे जाते हैं, एक तरफ इसी प्रकार के 4 ऑप्शन लिखेगा और दूसरी तरफ इनके यूजेस लिख देगा एक-एक लाइन में और कहेगा इनको मैच कराओ। और नीचे नन ऑफ दीज़ 5वां ऑप्शन। यूपी ट्रिपल एससी इस समय ऐसे ही सवाल पूछ रहा है। एमडीए क्या है? एमडीए मतलब है मेल डिलीवरी एजेंट। मेल डिलीवरी डिलीवरी एजेंट। ये क्या है? कैसे ये काम करता है? इसका फंक्शन क्या है? इनके बारे में आपको पीडीएफ को डाउनलोड करके एक बार फिर से पढ़िए, ठीक है? एमएसए क्या है? एमएसए का मतलब होता है मेल सॉरी एमएसए का मतलब होता है मेल सबमिशन मेल सबमिशन एजेंट। अच्छा, ये लिखा है एमटीए। एमटीए का मतलब होता है मेल ट्रांसफर एजेंट। ट्रांसफर एजेंट याद रखिएगा। अच्छा, यहाँ आओ एमयूए लिखा है। इसका मतलब हो जाएगा मेल यूजर एजेंट। इनकी एक-एक लाइन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, उस एक लाइन को ज़रूर याद रखना। ये इसका फंक्शन क्या होता है, ठीक है? अच्छा, वापस आ जाओ, बी पार्ट सही होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरे में आ जाओ। दूसरा क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन-सा प्रोटोकॉल ईमेल सर्वर से मैसेज प्राप्त करता है? तो सर्वर से मैसेज को रिसीव करने वाला आपसे प्रोटोकॉल पूछ रहा है। ये हो जाएगा पीओपी यानी कि पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। बहुत सारे प्रोटोकॉल्स मैंने आपको बताए थे, जिनमें से इंटरनेट प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। अगर हम बात ईमेल की करें, ईमेल, क्या मैंने आपको ईमेल प्रोटोकॉल के संबंध में कुछ बातें बताई हैं? हाँ, ईमेल प्रोटोकॉल के लिए मैंने कहा था कि 3 प्रोटोकॉल हैं जो आपको एज़ इट इज़ याद रखने हैं और इनकी एक-एक लाइन, ये भी आपसे मैच कराने के लिए सवाल पूछता है। एसएमटीपी, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, आईएमएपी आईएमएपी और साथ ही साथ एक मैंने आपको बताया था पीओपी। आईएमएपी क्या है? इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल और पीओपी मतलब पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। अच्छा, एसएमटीपी का काम क्या होता है? याद रखना, इंटरनेट पर मेल अगर आपको भेजना है तो यही प्रोटोकॉल यूज़ होगा। अर्थात इंटरनेट पर मेल का मतलब ईमेल, मेल भेजने के लिए कौन-सा प्रोटोकॉल इस्तेमाल होगा? यही वाला एसएमटीपी। अब आ जाओ आईएमएपी, इसका मतलब क्या होता है? अगर आप ईमेल को डाउनलोड नहीं करना चाहते हो, डाउनलोड किए बिना एक्सेस करना चाहते हो तो आईएमएपी इस्तेमाल होगा। तो को डाउनलोड किए बिना ईमेल को डाउनलोड ईमेल को डाउनलोड किए बिना एक्सेस देना, ठीक है? या हम कहें एक्सेस करना। बस एक-एक लाइन है जो आपको एज़ इट इज़ याद रखनी है। अच्छा, ये पीओपी क्या है? पीओपी सीधा-सा मतलब है क्लाइंट के लिए ईमेल प्राप्त करना अगर हो,
तो फिर आप पीओपी प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करोगे, अर्थात क्लाइंट के लिए ईमेल प्राप्त करना, ईमेल प्राप्त करना, ठीक है? अगर क्लाइंट के लिए ईमेल प्राप्त करना हो तो फिर पीओपी प्रोटोकॉल का इस्तेमाल होता है। अच्छा, यहाँ पर मैंने आपको पीओपी अ, प्रोटोकॉल या हम कहें पीओपी 3, इसमें हमने आपको 2 नेटवर्क पोर्ट का इस्तेमाल करना बताया था। अच्छा, ये कौन-कौन से पोर्ट हैं? इसमें जो पोर्ट का इस्तेमाल होता है, एक तो है पोर्ट 110, पोर्ट भी आपसे पूछे जाते हैं, और पोर्ट 995, पूरा पोर्ट का कॉलम दिया गया है, आप उसको याद रखिए। पोर्ट 110 ये दरअसल डिफ़ॉल्ट टीसीपी पोर्ट होता है इसका, ये डिफ़ॉल्ट टीसीपी पोर्ट होता है। और वहीं 995 ये अधिक सुरक्षित अनुप्रयोगों के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। स्मरण रखिए। क्वेश्चन नंबर दूसरे का सही हो जाएगा सी पार्ट। तीसरे में आ जाओ जरा। थर्ड नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है कि आईएसपी, आईएसपी क्या होता है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सेवा प्रदाता कहा जाता है। आईएसपी के द्वारा प्रदान किए गए ब्रॉडबैंड और डायल अप कनेक्शन के बीच प्राथमिक अंतर क्या होता है? इनमें जो प्राथमिक अंतर होता है वो बड़ा सिंपल सा है। ब्रॉडबैंड के विपरीत डायल अप सीमित डेटा उपयोग करता है, या फिर डायल अप कनेक्शन वायरलेस होते हैं, जबकि ब्रॉडबैंड के लिए वायर युक्त कनेक्शन की आवश्यकता होती है। ब्रॉडबैंड की तुलना में डायल अप कनेक्शन उच्च सुरक्षा प्रदान करते हैं, या फिर डायल अप की तुलना में ब्रॉडबैंड अधिक तेज इंटरनेट स्पीड प्रदान करता है। डी पार्ट सही होगा इसका। आओ जरा समझते हैं। मैंने आपको कुछ सेवाएं बताई थी, और ये सेवाएं आईएसपी की तरफ से दी जा रही हैं, ये भी मैंने आपको बताया था। आईएसपी का मतलब क्या है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा, गौर करना, के द्वारा प्रदान की जाने वाली प्रदान की जाने वाली इंटरनेट सेवाओं के प्रकार, इंटरनेट सेवाओं के प्रकार, ये मैंने आपको बताए थे। कौन-कौन से प्रकार हैं? अच्छा, मैंने आपको कई सारे टाइप्स बताए थे, लेकिन इनमें से कुछ हैं, जैसे जो आपके क्वेश्चन में दिया गया है, डायल अप कनेक्शन, डायल अप कनेक्शन, ठीक है? ये जो डायल अप कनेक्शन है, इसमें 2-3 बातें आपको एज़ इट इज़ याद रखनी है। सबसे पहली, कि इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए ये सबसे पुरानी तकनीक है। हुँ। यह एक पुरानी तकनीक है। इसके अलावा टेलीफ़ोन लाइन और साथ ही साथ इसमें मॉडेम की आवश्यकता पड़ती है, मॉडेम। इसके अलावा इंटरनेट स्पीड इसकी धीमी होती है, इंटरनेट स्पीड। अच्छा, क्वेश्चन में आपके एक और दिया है, ब्रॉडबैंड कनेक्शन। इसकी विशेषताएँ क्या हैं? आओ ज़रा समझते हैं। ब्रॉडबैंड कनेक्शन, ब्रॉडबैंड कनेक्शन की कई सारी विशेषताएँ, जैसे अगर आपसे स्पीड के बारे में बात करें, तो इसकी हाई स्पीड होती है। हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड करता है। इसके अलावा आपने कोएक्सियल केबल का नाम सुना होगा, या फिर रेडियो तरंगों का नाम सुना होगा। तो इसमें कोएक्सियल केबल और साथ ही साथ रेडियो तरंगों का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर द्वारा दी जाने वाली इंटरनेट सेवाएँ हैं ये। तो इसमें डी पार्ट सही होगा। क्वेश्चन नंबर चौथे में आ जाओ, फोर्थ में। फोर्थ में कह रहा है कि कौन सा विकल्प है जो गूगल डॉक्स, सवाल आया गूगल डॉक्स क्या होता है? क्या पता है आपको? दरअसल गूगल डॉक्स उपयोगकर्ताओं को रियल टाइम में, याद रखो, रियल टाइम में उपयोगकर्ताओं के साथ सहयोग करते हुए ऑनलाइन दस्तावेज बनाने और संपादन करने की सुविधा प्रदान करता है। इसी से संबंधित सवाल है कि गूगल डॉक्स जैसे वेब आधारित डॉक्यूमेंट एडिटर में डॉक्यूमेंट ओपन करने का सामान्य तरीका कौन सा नहीं है? अपने कंप्यूटर में डॉक्यूमेंट अपलोड करना, ये है। टेम्पलेट से एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करना, ये भी ठीक है। संपूर्ण डॉक्यूमेंट को स्क्रैच से टाइप करना, ये गलत हो जाएगा, सी पार्ट। किसी वेब लिंक से डॉक्यूमेंट एक्सपोर्ट करना, ठीक है। इसमें सी गलत होगा, है ना? अच्छा, 5वें में आओ। विश्वकोश के लिए निम्नलिखित में से कौन-सा साइट सबसे अच्छा है? विश्वकोश के लिए है सबसे पहला ऑप्शन विकिपीडिया, और विकिपीडिया सोशल नेटवर्किंग साइट्स, मैंने आपको एक पूरा टॉपिक बताया है। उसमें एक विकिपीडिया के बारे में हमने कुछ जानकारियाँ आपको दी थी। आओ ज़रा इन जानकारियों में से जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं, उनको रिवाइज़ करो। इसकी स्थापना के बारे में हमें बताओ। 15 जनवरी 15 जनवरी 2001 इसको इस्टैब्लिश किया गया था। नाम क्या है इनके, जिन्होंने इसको इस्टैब्लिश किया था? नाम है जिमी बेल्स, जिमी बेल्स,
इन्होंने इसकी स्थापना की और साथ ही साथ लैरी सेंगर इन्होंने इसकी स्थापना की। क्या बता सकते हो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? हाँ, यूएसए अमेरिका में है और ये है सैन फ्रांसिस्को। क्या मुझे बता सकते हो ये काम क्या करता है? दरअसल ये इसकी जो अ ये जो काम करता है वो एक मुफ्त ज्ञानकोश के रूप में काम करता है, जिसे कोई भी संपादित कर सकता है। ठीक है? खैर 5th का ए पार्ट सही होगा। अच्छा, अब आ जाओ यहाँ पे 6 नंबर में। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? 6 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन-सा या से रिसोर्स ब्लॉक बनाने के लिए आवश्यक होते हैं? रिसोर्सेस, डोमेन नेम, होस्टिंग, सीएमएस, सुरक्षा एजेंसियां से अनुमोदन यानी अप्रूवल्स भी आवश्यक होते हैं। एचटीएमएल, डीएचटीएमएल भी आवश्यक होते हैं। सीएसएस ये भी ठीक है। एमएस वर्ड सारे सही होंगे इसमें तो ओनली तो गलत हो जाएंगे है ना? ऑल डी पार्ट सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7वें में आ जाओ। 7th कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का ऐसा नेटवर्क है जो बाहर के यूजर को किसी संगठन के इंट्रानेट से एक्सेस की सुविधा देता है। सवाल सिंपल सा है, एक्सेस की सुविधा बाहर से कौन देता है? यही तो पूछ रहा है। एक्सटर्नेट, इंटरनेट, ये हो जाएगा एक्स्ट्रानेट। इसमें सी पार्ट सही होगा। ठीक, आओ जरा समझते हैं ये एक्स्ट्रानेट क्या है। देखो, मैं बात कर रहा हूँ एक्स्ट्रा नेट की। अच्छा, ये क्या है? जब भी कभी अ, ये जो एक्स्ट्रानेट होता है किसी भी संगठन को संगठन के बाहर के जो प्रासंगिक लोग होते हैं, उन प्रासंगिक लोगों के साथ जानकारी साझा करने के लिए एक सुरक्षित नेटवर्क प्रदान करता है एक्स्ट्रानेट। और याद रखिएगा, एक्स्ट्रानेट एक वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के रूप में कार्यान्वित होता है। साथ ही साथ ये संगठनों के मध्य सुरक्षित संचार उपलब्ध कराता है। ठीक है? वास्तव में ये एक सुरक्षित संचार उपलब्ध कराना उपलब्ध कराना इसकी मुख्य जिम्मेदारी होती है। और ये कार्यान्वयन इसका कैसे होता है? वीपीएन की तरह वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के रूप में ये कार्यान्वित होता है। तो सी पार्ट सही होगा। अच्छा, आ जाओ 8 में। 8 क्या कह रहा है? कह रहा है कि इंटरनेट आर्किटेक्चर के संदर्भ में आईएसपी, ये अभी मैंने आपको बताया था, इसका मतलब होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सेवाओं को जो देते हैं, ये है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो इसमें सही ऑप्शन कौन सा होगा? बी पार्ट होना चाहिए, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। कल इसमें आईएसपी होता क्या है? आईएसपी ये वास्तव में व्यक्ति हो या फिर अगर कोई संस्था हो, जैसे मान लो आप और हम हैं या फिर हमारी कोई संस्था है, उस संस्था को इंटरनेट से जुड़ने का एक माध्यम प्रदान करता है आईएसपी। इन्हीं को बोलते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इनके थोड़े से इतिहास को जानते हैं। देखो, आईएसपी का आईएसपी का इतिहास, एक पॉइंट याद रखना, ये आपसे पूछा जाता है। ठीक है? आईएसपी का इतिहास, पहला आईएसपी कौन था? क्या पता है आपको? पहला आईएसपी किसे माना जाता है? ये था टेलनेट। टेलनेट इसे ही पहला आईएसपी माना जाता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। और कहते हैं 1970 के दशक में यानी 1974 के आसपास इसकी शुरुआत हुई थी। और आरपानेट का ये पहला संस्करण था, आरपानेट का। और एआरपीएएनईटी एआरपीएएनईटी यानी आरपानेट का ये पहला संस्करण था। आरपानेट के बारे में आप सबको पता होगा, है ना? संस्करण। अच्छा, कुछ प्रमुख आईएसपी हैं, जैसे अगर हम आपसे पूछें कि क्या आपको पता है विश्व के महत्वपूर्ण या हम कहें विश्व के प्रमुख आईएसपी के नाम, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के नाम, और फिर अगर हम आपसे पूछें क्या आपको भारत के प्रमुख आईएसपी का नाम पता है? तो दोनों मुझे बताओ, विश्व के प्रमुख आईएसपी कौन है और भारत के प्रमुख इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कौन है? विश्व का है एक एटी एंड टी। एक इसका आईएसपी है दुनिया का, आपने सबने नाम सुना होगा, गूगल। ठीक है? गूगल फाइबर। आपने वेरिज़ॉन का नाम सुना होगा, वेरिज़ॉन। आपने विंड स्ट्रीम का नाम सुना होगा। ये सारे के सारे दुनिया के महत्वपूर्ण आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में एक आ जाता है रिलायंस, रिलायंस जियो आईएसपी है। भारती एयरटेल, भारती एयरटेल आईएसपी है।
और इसके अलावा आपने वोडाफ़ोन का नाम सुना होगा, आपने एमटीएनएल का नाम सुना होगा, आपने बीएसएनएल का नाम सुना होगा, ठीक? ये भारतीय हैं। क्वेश्चन नंबर 9th में आ जाओ, क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन-सा एक बहुउपयोगकर्ता चैट सिस्टम है, जो आपको निजी तौर पर या समूहों में संवाद करने के लिए चैनलों या समूहों में शामिल होने की अनुमति देता है? क्या बता सकते हो? समूहों में, अब इस शब्द को पकड़ना ज़रा। कौन-सा एक बहुउपयोगकर्ता मल्टी यूज़र चैट सिस्टम है, जो आपको निजी तौर पर या तो प्राइवेट या फिर ग्रुप्स में, समूह में संवाद करने के लिए चैनल या फिर समूहों में शामिल होने की अनुमति देता है? इसे कहते हैं चैट की बात हो रही है, आईआरसी। इसका पूरा नाम भी पूछा जाता है। आईआरसी को कहते हैं इंटरनेट रिले चैट, ठीक है? दरअसल ये जो इंटरनेट रिले चैट होता है, ये त्वरित संदेश भेजने के लिए टेक्स्ट आधारित चैट प्रणाली होती है। और इसे समूह संचार के लिए डिज़ाइन किया गया है। साथ ही साथ अगर आपसे पूछे ये आईआरसी किस सिस्टम पर काम करती है, किस लेयर पर काम करती है, तो एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल के रूप में इसको कार्यान्वित किया जाता है। एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल, ठीक? नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 10वां। निम्नलिखित में से कौन-सी इंटरनेट सेवा इंटरनेट पर एक ऐसा सुरक्षित कनेक्शन है, जो यूज़र को दूरस्थ स्थान से निजी नेटवर्क से जुड़ने की सुविधा देता है? 1 मिनट, फिर से पढ़ो इसको। कौन-सी इंटरनेट सेवा है? इंटरनेट पर एक ऐसा सुरक्षित कनेक्शन है, सुरक्षित, ठीक है? एन्क्रिप्टेड शब्द का इस्तेमाल कर रहा है, जो यूज़र को दूरस्थ स्थान से निजी नेटवर्क से जुड़ने की सुविधा देता है। कौन है? ये वीपीएन है। वीपीएन यानी कि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। दरअसल इसमें संदेशों को एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में स्थानांतरण के लिए आम तौर पर अगर आपसे पूछा जाए इसमें किस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल होता है? प्रोटोकॉल, तो टनलिंग प्रोटोकॉल का इस्तेमाल होता है। कैसे? संदेशों को एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में स्थानांतरण के लिए, ठीक है? 11 में आओ ज़रा, 11 कह रहा है, कौन-सा प्रोटोकॉल उपयोगकर्ताओं को इंटरनेट पर वास्तविक समय में, यानी रियल टाइम में वॉइस और वीडियो कॉल करने की सुविधा देता है? ये है वीओआईपी। इसका तो नाम पढ़ के ही आप आंसर तक पहुँच जाओगे। वीओआईपी, इसका आपको पूरा नाम पता होना चाहिए। नाम है वॉइस ओवर, आई का मतलब हो जाएगा इंटरनेट, इंटरनेट और पी का मतलब हो जाएगा प्रोटोकॉल। तो वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल याद रखिएगा। ये क्या करता है दरअसल इंटरनेट पर वॉइस कॉल लिखा है ना वॉइस, वॉइस कॉल और साथ ही साथ मल्टीमीडिया संचार की अनुमति देता है। अच्छा वीओआईपी को आईपी टेलीफोनी भी कहा जाता है इसे, आईपी टेलीफोनी याद रखो, ठीक है? वापस आ जाओ अपने सवाल में, सही उत्तर होगा बी। अब आ जाओ 12 नंबर में। 12 क्या कह रहा है? कह रहा है कि कौन-सा एल्गोरिदम है जो गूगल सर्च द्वारा वेबसाइटों को उनके सर्च इंजन परिणामों के अनुसार रैंक करने के लिए उपयोग किया जाता है? ये सवाल आपसे आपके जो हाल ही की परीक्षा हुई हैं, वहाँ पर पूछा भी गया है। याद रखिएगा पेज रैंक, पेज रैंक। अच्छा, मैं आपको पेज रैंक के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बताए देता हूँ। ये मैंने लिखा पेज रैंक एल्गोरिदम। कुछ एल्गोरिदम एल्गोरिदम का पूरा एक टॉपिक मैंने आपको बताया हुआ है। आपकी जब तक परीक्षा नहीं होती है, जूनियर असिस्टेंट हो या फिर फॉरेस्ट गार्ड हो, पीडीएफ को निकाल के आप बार-बार रिवीजन करिए। पेज रैंक एल्गोरिदम में मैंने आपको बताया था, इसका मुख्य काम क्या होता है? गूगल सर्च ये सर्च इंजन परिणामों में वेबसाइटों को पेज रैंक प्रदान करता है, ठीक है? पेज रैंक प्रदान करना। अच्छा ये जो शब्द लिखा है ना पेज, मैंने आपको क्या बताया था? याद करो। ये जो पेज लिखा है, गूगल के जो आविष्कारक हैं, गूगल के जो संस्थापक हैं, इनमें से एक संस्थापक हैं लैरी पेज, लैरी पेज। इन्हीं का लैरी पेज से पेज उठा लिया गया। इसी के नाम पर ये एल्गोरिदम का नाम रखा गया है। तो पेज रैंक ये किसको समर्पित है? लैरी पेज साहब को समर्पित है। और भी कई सारे मैंने आपको एल्गोरिदम बताए हैं। यहाँ से भी सवाल पूछे जाते हैं। एक तरफ एल्गोरिदम लिख देता है और दूसरी तरफ एक-एक लाइन लिख देता है एल्गोरिदम की विशेषता और आपसे कहता है मैच कराओ। जैसे एक एल्गोरिदम आपको याद रखना पड़ेगा एग्ज़ाम हॉल के लिए, ब्रूट फोर्स, ब्रूट फोर्स एल्गोरिदम। याद करो, क्या आपको कुछ याद आ रहा है इसके बारे में? फिर मैंने लिखा रिकर्सिव एल्गोरिदम,
रिकर्सिव एल्गोरिदम। ठीक है, एक एल्गोरिदम आपको याद रखना पड़ेगा, इसका नाम है डिवाइड एंड कॉन्कर। डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिदम। और साथ ही साथ एल्गोरिदम एक मैंने आपको बताया था, ग्रीडी एल्गोरिदम। ठीक है, ग्रीडी एल्गोरिदम मैंने आपको बताया था, सॉर्टिंग एल्गोरिदम मैंने आपको, डिजकस्ट्रा एल्गोरिदम, बहुत सारे एल्गोरिदम्स, कम से कम 12-15 एल्गोरिदम बताए थे, है ना? तो इनकी परिभाषाएं याद रखो, ये सवाल आपसे पूछे जाते हैं। ब्रूट फोर्स एल्गोरिदम क्या है, रिकर्सिव एल्गोरिदम क्या है, डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिदम की विशेषता क्या है, ग्रीडी एल्गोरिदम, सॉर्टिंग एल्गोरिदम की विशेषता क्या है। तो यहाँ पर पेज रैंक की विशेषता क्या है, ध्यान से समझना। पेज रैंक की विशेषता है कि वेबसाइटों को उनके पेज इंजन परिणामों के अनुसार रैंक प्रदान करना। ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं। 12 का सही हो जाएगा सी पार्ट। 13 में आ जाओ। जब लोग गूगल, बिंग और अन्य सर्च इंजन में व्यवसाय से संबंधित उत्पादों या सेवाओं को सर्च करते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा साइट की दृश्यता में सुधार की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। सुधार की प्रक्रिया को संदर्भित करने के लिए ऑप्शन पढ़ो। लीनियर ऑप्टिमाइजेशन, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, इसी को बोलते हैं एसईओ, यही सही होगा। बी पार्ट। स्वाब और एंट कॉलोनी और नन ऑफ दिस, हाँ ठीक है, बी पार्ट सही होगा। बी पार्ट। अच्छा, ये जो एसईओ तकनीक की अगर आपसे श्रेणियां पूछे, आपसे ये मैंने लिखा एसईओ तकनीक। ठीक, एसईओ तकनीक, इसकी अगर आपसे श्रेणियां पूछे तो दो श्रेणियां आप बताओगे। एक वाइट हैट और दूसरी श्रेणी है ब्लैक हैट। स्मरण रखिएगा। तो ये है एसईओ, बोलते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। 14 में आ जाओ। 14 में क्या कह रहा है? 14 में कह रहा है कि कौन सा कथन इंटरनेट के संबंध में गलत है। इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब एक ही है क्या? नहीं भाई, इंटरनेट को बोलते हैं इंटरनेशनल नेटवर्क, यानी ये नेटवर्कों का भी नेटवर्क है। और वर्ल्ड वाइड वेब इसके अंतर्गत दी जाने वाली एक सेवा है। ये गलत हो जाएगा। आपसे गलत ही पूछ रहा है तो यही सही होगा। आगे पढ़ लो जरा। इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर की पहचान एक आईपी एड्रेस से होती है, बिल्कुल ठीक है। इंटरनेट से जुड़े कंप्यूटर को क्लाइंट कहा जाता है, बिल्कुल ठीक है। इंटरनेट क्लाइंट सर्वर की मदद से काम करता है, बिल्कुल ठीक है। ठीक। 15 में आओ। कौन सा कथन है जो गूगल वेब सर्च इंजन के संबंध में गलत है? बताओ भैया, कौन सा कथन है जो गूगल वेब सर्च इंजन के संबंध में गलत है? 1972 में इसको विकसित किया गया नहीं, 1990 के दशक में इसको विकसित किया गया था। सर्गेई ब्रिन, लैरी पेज के द्वारा इसको विकसित किया गया था, ये सही है, ये गलत है। और सबसे लोकप्रिय सर्च इंजन है, बिल्कुल ठीक है। मूल रूप से इसको बैकरप के नाम से जाना जाता था। हाँ, इसकी जो परियोजना थी उसे बैकरप कहा जाता था। बैकरस कहीं कहीं लिखा मिलता है, कहीं बैकरप में लिखा मिलता है। बैकरस या बैकरप, ठीक है, याद रखो। ये गलत हो जाएगा। ये 15 क्वेश्चन है यूपी ट्रिपल एससी कंप्यूटर सेट नंबर 2 के। ठीक, तो आज यहीं तक रखते हैं। अगर आपको कंप्यूटर और यूपीजी के स्पेशल बैच ज्वाइन करना हो तो आप हमारे एप्लीकेशन में जाके इन बैचेस को ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा और भी आपको बैचेस मिल जाएंगे, जैसे इंडियन पॉलिटी, हिस्ट्री और भी कई सारे बैचेस। तो आप एप्लीकेशन में एक बार जरूर विजिट करें। धन्यवाद।